दोस्तों, मैं हूँ नक्की। लेकर आई हूँ कार्यक्रम नक्की कहती गोले की कहानी। लेकिन आज मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। मेरे दोस्त जो आपस में आज बात कर रहे हैं ना, वो ज़रूर सुनाऊंगी। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो भी सरप्राइज है आपके लिए। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी आधारित है एसडीजी 15.4.3, जो ये कहता है कि स्थानीय वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण, और ये 15.4 के अंतर्गत है, जिसका लक्ष्य है पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करना। तो आइए सुनते हैं। बंदरी बहन क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भालू भाई, आपकी बात नहीं मानी और आज भुगत रही हूँ। चने खाने के चक्कर में छोटा बाला कार के खिड़की पर कूदा और चने तो मिले नहीं। वापस आने पे उसने देखा नहीं कि एक ट्रक आ रहा है और अपनी जान गंवा बैठा। चलो थोड़ा पानी पी लो। ये इंसान तो समझते नहीं, हमें ही समझना होगा। चलो नक्की की ओर चलते हैं। नक्की की ओर चलते हुए पीलू बंदरी और कालू भालू स्नेकू अजगर को देखते हैं। स्नेकू अजगर को देखते हुए पीलू बंदर कहता है, अपना स्नेकू अजगर भी रोड क्रॉस करते समय गाड़ी के नीचे आने ही वाला था, लेकिन भला हो स्नेक क्वीन का, उन्होंने बचा लिया। ये स्नेक क्वीन कौन है? अरे स्नेकू और उनके 7 दोस्तों ने उन्हें स्नेक क्वीन की उपाधि दी है। अरे तुमने नहीं सुना, हमारे राजस्थान वन विभाग ने 5 महिला वन रक्षकों को स्नेक रेस्क्यू प्रशिक्षण दिया है। अरे अरे अरे, रुक जाओ थोड़ा भाई। मैंने प्रोमो में सुना था आज रेडियो पर सांपों को बचाने वाली एक महिला का साक्षात्कार आने वाला है। कहीं वो वही तो नहीं? जल्दी ऑन करो रेडियो मधुबन भाई, जल्दी ऑन करो। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन पर। और वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम का, और वादे के मुताबिक हमारे साथ है स्नेक क्वीन अंजू चौहान जी। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्की के ओर से भी, और सभी जो वन्य जीव हैं, यानी कि हमारे कालू भालू है और पीलू बंदरी है, इसके ओर से भी आपको बहुत 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 स्वागत है। अरे, हमारा भी नाम लिया। ये तो आपके लिए पहला सवाल है कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत शुरू से जब मेरी इसमें सर्विस लगी, तब रूटीन काम में डेली हमारा सामना वन्य जीवों से होता है। चाहे वो सरीसृप हो, वन्य जीव हो, कहीं भी जाएंगे। हमारे जो रेजिडेंस वगैरह भी ऐसी जगह ही होते हैं, चौकियां भी ऐसी जगह ही होती है जहाँ पे इन वन्य जीवों का सामना होता है। तो दिल्ली की जो मुठभेड़ होती है, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें भी इनसे रेस्क्यू करना या इनसे बचाव या इनकी सुरक्षा के लिए खुद सीखना होगा, खुद साहस जुटाना पड़ेगा। तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ये अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाया और वन्य जीवों का रेस्क्यू करना सीखा। जी, तो आपको क्या बचपन से इंटरेस्ट था इस फील्ड में, फॉरेस्ट के फील्ड में, क्या आप एक फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे? मैम, एक्चुअली में पापा भी फॉरेस्ट में ही सर्विस कर रहे हैं, तो हम रूटीन में भी फॉरेस्ट में घूमना वगैरह रहता था। पापा के साथ में जाते थे, कहीं गश्त में जाते थे, यहाँ कहीं वन्य जीव अभ्यारण्य में जा रहे थे, हम भी लोग उनके साथ में जाते थे। तो शुरू में जब दिखाते थे, जैसे सीता माता के अंदर हमने उड़न जलेरी वगैरह देखी, और कहीं कहीं जाते थे और दूसरे वन्य जीव देखे थे, तो आकर्षण था ही था उस चीज को लेकर कि मुझे भी ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं प्रकृति के करीब रहूं, वन्य जीवों के करीब रहूं। तो फैमिली से ही मुझे ये शिक्षा शुरू से ही मिली। जी,
क्या चैलेंजेस आपके सामने आई वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर, उनके रेस्क्यू को लेकर? शुरू में हमें मैडम यह लगता था कि जैसे पापा या कोई पुरुष इस नौकरी को करता है, उस समय शुरू में ये सुनने में नहीं आता था कि फॉरेस्ट की सर्विस में कोई महिला कर्मचारी भी अंदर है। लेकिन बाद में जब कहीं आमना सामना होता था या जंगल में गश्त के दौरान, जहाँ आमतौर पे महिलाएं लकड़ी काटने के लिए आ जाती है जंगल में, तो पुरुषों के साथ में जो सर्विस करते हैं पुरुष वनकर्मी, उनके साथ में कहीं हाथापाई भी हो जाती थी या कहीं आरोप भी लग जाते थे। और जहाँ महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं तो वहाँ पे महिला फॉरेस्ट गार्ड या सुरक्षा कर्मी की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई गवर्नमेंट को। तो ऐसे समय में वन विभाग ने महिला वन कर्मचारियों की भर्ती करना शुरू कर दिया। 2011 से ये भर्तियां शुरू हुई थी लगभग। तो उस समय से मैं कोशिश में थी कि महिला वन कर्मचारियों की भर्तियां चालू हुई है तो मैं भी कोशिश करूं इसके अंदर जाने के लिए। शुरू में मुझे लगता है कि जैसे आम जेंट्स नौकरियां करते हैं वैसे हम लोग भी बहुत इजी से करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं जब एक महिला वन कर्मचारी के रूप में आप जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ ना तो कवर होंगे, ना कहीं वॉशरूम वगैरह जाने की भी दिक्कतें रहती है। और ऐसे में वन्य जीवों से आमना सामना और खुले में जंगल के अंदर सोना, वहाँ गश्त करना, वहाँ मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा चैलेंज की जरूरत हुई उसमें। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा वॉशरूम वगैरह की दिक्कत फेस करना पड़ रहा है आपको, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने बहुत प्राणियों को रेस्क्यू किया है, तो अब तक कितने वन्य जीवों को आपने रेस्क्यू किया है? फिर हम ये सारी चीजों के साथ साथ में कहीं ना कहीं वन कर्मचारी बन जाने के बाद में आप उस जंगल का एक पूरा हिस्सा बन जाते हैं। जब बारिश नहीं होती तो आपका मन भी उदास हो जाता है क्योंकि प्रकृति को बारिश चाहिए, वन्य जीव नहीं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आज हमारी सुबह हुई नहीं है, उन सब चीजों का हम आगे हो जाते हैं धीरे धीरे। उसका पूरे जंगल का एक पार्ट है, हम हिस्सा है। जैसे वन्य जीव है वैसे ही वन कर्मी के रूप में हम उसका पूरा हिस्सा है। तो ऐसे में करते करते रूटीन में जब रेस्क्यू करना सीखा, स्नेक रेस्क्यू, अभी तक राजस्थान में पाए जाने वाले 4 जो वेनम स्पीसीज है वो तो मैंने क्रसल वाइपर, स्काई वाइपर, कोबरा और सरेट, 4 का ही रेस्क्यू किया। उसके साथ साथ में सैकड़ों दूसरे अन्य जो वेनम रहित स्नेक है उनका भी मैंने रेस्क्यू किया, पाइथन से लेकर। और सरीसृप में मगरमच्छ है, गो है, मॉनिटर लिजार्ड और सिवेट का भी मैंने एक रेस्क्यू किया था, जिसको देखना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर स्पीसीज में से है। उसको मैंने अपने हाथों से रेस्क्यू किया एक पाइप के अंदर घुस के। और नील गाय है, ये सब रूटीन में आते रहते। तो पहले मैं इसका रजिस्टर मेंटेन नहीं करती थी, लेकिन अभी हमने साल भर से इसका रजिस्टर रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रखा है। तो दिन में करीबन 10 के करीब हमारे पास में रेस्क्यू कॉल आते हैं, उसमें से हम 2 या 3 रेस्क्यू कॉल ही अटेंड कर पाते हैं। दूसरे रेस्क्यू कॉल जैसे घर से बाहर है या कहीं खेत में है तो उनको सुरक्षित तरीके से हम उपाय बताते हैं कि आप इस तरीके से दूर रहिए, वो अपने आप जंगल में चला जाएगा या अपने रास्ते में चला जाएगा। और जहाँ हमें इमरजेंसी लगती है, जैसे किसी के घर में कोबरा बिल्कुल घर के अंदर आ गया है और वहाँ पे हमको ज्यादा रेस्क्यू करने की जरूरत है, तो इमरजेंसी में फर्स्ट प्रायोरिटी हम उस चीज को देते हैं, चाहे इंसान की भी जान बचे और उस वाइल्ड लाइफ की भी जान बचे। जी, तो सबसे यादगार पल रेस्क्यू के दौरान आपका क्या था? फर्स्ट में तो यादगार पल रसल वाइपर का था, जब मैंने उसको बिना जानकारी, जब मैंने स्नेक रेस्क्यूअर की ट्रेनिंग ऑफिशियल तरीके से नहीं की थी, तब मुझे आइडेंटिटी का थोड़ा तकलीफ था। तो उस समय मैंने उसको एक पाइथन समझ के उसको पकड़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे अलग हाथ में थोड़ा उसका अलग लगा कि नहीं, ये पाइथन की स्किन नहीं है, तो मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने आइडेंटिटी करवाई तो वो एक रसल वाइपर था। उस समय मेरी जान भी जा सकती थी। उसके बाद में मुझे काफी महसूस हुआ है कि मुझे इसके लिए एक अलग से स्पेशल ट्रेनिंग भी करने की जरूरत है। और सेकंड, मैंने ये इंडियन फार्म सिवेट का जो रेस्क्यू किया था वो बहुत यादगार है। बहुत अंदर पाइप के अंदर जाके उसको अपने हाथों से रेस्क्यू करके और फिर उसको रिलीज करना बहुत ही सुखद अनुभव था। जी, क्योंकि आप उनके दोस्त बन गए हैं, सभी जो वन्य जीव है
वो भी आपको पहचानने लगे हैं और आप भी उनके साथ दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कितने महिला साथी और आपके साथ है, क्योंकि आपने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से महिला वन कर्मियों को ट्रेनिंग दिया गया है स्पेशल, तो कितने और महिला साथी आपके साथ है? मेरे साथ में 4 और महिला वन कर्मचारियों को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी और वो एक 5 महिला वन कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में टीम बनी थी जो अलग अलग जिलों में जाकर अपने रेस्क्यू को अंजाम देगी। और उसके बाद में उन्हीं 4 महिलाओं ने, मैं तो हालांकि रेस्क्यू करती थी, बहुत अच्छा अपना रेस्पॉन्स दिया। कोबरा रेस्क्यू से लेकर हर रेस्क्यू कॉल को वो बहुत अच्छे से अटेंड कर रही है और उनका फीडबैक इतना अच्छा आया है कि राजस्थान की अधिकतर वन कर्मचारी महिलाएं मेरे से जुड़ गई है। और सिर्फ महिला कर्मचारी नहीं है, पुरुष कर्मचारी भी मेरे से जुड़े हैं, सलाह लेते हैं, जानकारी के बारे में पूछते हैं। कोई आईडी के बारे में जानकारी लेनी हो तो मुझसे पूछते, संपर्क करते। कोई कठिनाई आ रही है तब भी मुझसे पूछा जाता है कि इस कठिनाई को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है कि राजस्थान में बहुत सारे वन कर्मचारी जो पहले रेस्क्यू के नाम से बहुत डरा करते थे या उसको एक तरीके से ऐसे कहते थे कि टाला जाए, रेस्क्यू है, हमें इंजरी होगी या सामने हो जाएगी। अब पूरे टेक्निक के साथ में जो गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से हमें शिक्षा दे रही है, उसके बाद में प्रशिक्षण दे रही है, तो वो बहुत आसानी से काम हो रहा है और अन्य लोगों में भी वन विभाग के प्रति अच्छा फीडबैक जा रहा है। जी जी। और इसके साथ साथ आपके लिए एक और सवाल है कि महिलाओं के लिए स्कोप क्या है? जैसे आपने वन कर्मी के रूप में आपने ज्वाइन किया, आपके पापा भी इस फील्ड में है, क्या महिलाएं रुचि दिखा रही है और स्कोप क्या है? जी बिल्कुल, महिलाएं भी रुचि दिखा रही है। अभी जहाँ भी जाते हैं तो एक स्नेक रेस्क्यू के बारे में मेरा बहुत सारे लोगों में प्रचार हो चुका है। तो सवाल पूछते हैं, मैडम आप वही है ना जो कोबरा रेस्क्यू करते हैं? मैडम अब सिर्फ कहते हैं हमारी बेटी को भी वन विभाग में भर्ती करना है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे पढ़ाई करनी है, सब पूछते हैं। तो अच्छा लगता है जब और महिलाएं भी इसी नौकरी में आना चाह रही है जिस नौकरी से पहले डरती थी कि हमें वन विभाग में नौकरी करेंगे तो हम गश्त में कैसे जाएंगे, कोई रेस्क्यू कॉल होगा तो उसको कैसे करेंगे। लेकिन मैं रात में 12 बजे भी जाती हूँ, 2 बजे भी जाती हूँ बिना डरे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। जब हम अच्छा काम करते हैं और किसी की जान बचाने का काम करते हैं, लोग पेड़ लगाने के लिए मेहनत करते हैं, वगैरह करते हैं, पैसे से भी खरीद के पेड़ लगाते हैं, लेकिन वही सब चीजें हमें गवर्नमेंट हमारे हाथों से करवाती है, रेस्क्यू करना सिखाती है, किसी की जिंदगी बचाना सिखाती है, उसके हमको गवर्नमेंट पेमेंट भी दे रही है और हम प्रकृति के करीब रह रहे हैं। लोग अभ्यारण्य में जाने, सेंचुरी में जाने के पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं, लेकिन हमें उन्हीं चीजों के अंदर रहने का एक मौका मिलता है, वाइल्ड लाइफ के साथ में जीने का मौका मिलता है। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अधिक लोग इसमें आना चाह रहे हैं। मुझे दिन के जब लोग मिलते हैं और बात करते हैं, मुझे खुद का विश्वास है कि इसके अंदर अधिक से अधिक लोग देख कर सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। जी, तो जैसे आप वाइल्ड लाइफ के बारे में आपने कहा कि लोग यहाँ आना चाहते हैं, वन्य जीवों को देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि प्रदूषण की वजह से वन्य जीवों के ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है और जो टूरिस्ट जहाँ भी रहे हैं फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ के अंदर, सफारी के अंदर घूमने, तो वो भी कुछ ना कुछ फैला जरूर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसका असर कुछ पड़ रहा है वन्य जीवों पर? तो मैम इसका सीधा सीधा असर अभी जो लॉकडाउन हुआ ना, उसमें आप एक प्रैक्टिकली अनुभव देख सकते हैं अपना कि जो लॉकडाउन हुआ उसमें सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ, ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट वगैरह ये सारे अभी बंद किए गए थे और अपने यहाँ पे माउंट आबू की है वाइल्ड लाइफ, तो जहाँ स्वतंत्र तरीके से वन्य जीव घूमते हुए, भालू, पैंथर है वगैरह है, ये घूमते, जैकल है, हाइना है, ये घूमते हुए बहुत अच्छे से नजर आए। और ये टाइगर रिजर्व में तो ये टाइगर के वगैरह मूवमेंट देखे गए बहुत शांति प्रिय ढंग से, जब उनके आसपास लोग नहीं थे या भीड़ भाड़ नहीं थे, बहुत सारे प्रदूषण भी क्लियर हो गए। तो एक उदाहरण है हमारे सामने कि कुछ दिनों तक जब हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, हमने अपनी चहल पहल ऐसे जगह के आसपास कम किया, तो उस प्रकृति के अंदर जो रहने वाले वन्य जीव वो कितने स्वतंत्र तरीके से रहे। एक अच्छा उदाहरण है आगे के लिए। जी,
और आज के आप गेस्ट भी हैं, तो आज के आप एक्सपर्ट भी आप खुद ही हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अनुभव है। तो यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि हमारे राजस्थान में लगभग सिरोही पिंडवाड़ा क्षेत्र में जहाँ आप कार्य करते हैं, यहाँ कितने प्रजातियों के सांप मिलते हैं, और कुछ सांप अगर लुप्त हो रहे हैं उनके बारे में भी आप बताएं। जहाँ पे स्नेक है उसमें चारों वेनम के तो है ही है, इसके अलावा 16 प्रकार के मैंने अन्य भी देखे हैं स्नेक जो नॉन वेनम है। कुछ ऐसे भी अभी सामने केसेस आते हैं जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं दिखे थे स्नेक, जैसे अभी ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक भी दिखा था, 2 बार दिखे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में भी होता है कि कहीं से कुछ सामान कैरी करके ट्रक वगैरह जो आते हैं, फ्रूट वगैरह भी लेके आते हैं, उनके साथ में कहीं बैठ के आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अभी यहाँ पे कुछ स्नेक कॉल आते हैं, उसमें देखते हैं रसल वाइपर जैसे माउंट आबू में दिखा और यहाँ दिखा, जहाँ जो दिखा उसका कलर में डिफरेंट मैंने उदयपुर के अंदर देखा, तो वहाँ के और यहाँ के रसल वाइपर में मैंने हल्का सा कलर डिफरेंट ही देखा। हालांकि वो कैमोफ्लेज करते हैं अपनी बॉडी को, किसी भी अनुकूल वातावरण के अनुकूल अपने कलर को हल्का सा चेंज कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे रेस्क्यू कॉल अटेंड करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, इसके बाद में हमें ज्ञान होता है कि ये अपने वातावरण के अनुसार अपने अनुसार क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में मैंने सिरोही के अंदर देखे हैं, यहाँ पे कोबरा, रेड स्नेक ये बहुत भरपूर मात्रा में आते हैं। तो आपको क्या लगता है सांपों का होना हमारे पर्यावरण के लिए और वन्य क्षेत्र के लिए कितना जरूरी है? सिर्फ सांपों का ही नहीं बताया मैडम, तो हर जीव का हमारे पास में जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसमें हर जीव का जैव विविधता का उतना ही महत्व है जितना एक छोटी चींटी से लेकर एक बड़े हाथी का है, उतना ही महत्व है। बैलेंस करता है ये स्नेक इतने ही जरूरी है जितने चूहे भी जरूरी है। स्नेक को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये खेतों के अंदर जो चूहे पाए जाते हैं वो उनके अनाज खा लेते हैं, तो सांप उनको खाकर उनका एक बैलेंस करते हैं। लेकिन स्नेक भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि स्नेक नील खोदने का काम करते हैं और गहराई तक नील खोदते खोदते चले जाते हैं। उसके बाद में बारिश का पानी गिरता है तो वो वाटर रिचार्ज का काम करते हैं लोकल लेवल पर। तो चूहों का भी हमारे लिए इतना महत्व है जितना एक स्नेक का है। प्रकृति के बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यह भी हमारे पारिस्थितिक संतुलन का एक हिस्सा है। जी, तो एक सवाल, जैसे आपने कहा कि तालमेल का होना बहुत जरूरी है, तो जो इको सेंसिटिव जोन है, जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो वन्य जीवों के साथ कैसे तालमेल रखें? इको सेंसिटिव जोन के आसपास ज्यादा मैटर आते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, खनन है वगैरह है, ये जो चीजें रहती हैं। अब हम माइनिंग एरिया को बढ़ाकर वगैरह उनके खनन क्षेत्र ज्यादा करके कहीं न कहीं उनके जो आवास हैं, जो हैबिटेट होते हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इको सेंसिटिव जोन इसीलिए बनाया हुआ है कि कम से कम उसका जो दायरा है, जो वन्य जीव का सेंचुरी का दायरा है, अभ्यारण्य का जो दायरा है, वो तो रहे ही है, लेकिन उसके आसपास ऐसा नहीं है कि उसी के अंदर वो क्लोज होकर बैठ जाएंगे एक जगह। वो तो खुला है, स्वच्छंद घूम सकता है वन्य जीव, मूवमेंट है उसका। वो अपने खाने के लिए वहाँ नहीं मिलेगा तो बाहर भी पैंथर आने की कोशिश करेगा। स्लोप डियर उस एरिया में उस शहद वगैरह नहीं मिलेगी तो वो बाहर आने की भी कोशिश करेगा। तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको वहाँ प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आपका क्षेत्र इतना ही है, वो खुले में बाहर आके भी घूम सकता है। इसलिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है कि इतना तो उसका सेंचुरी दायरा है, लेकिन इसके बाहर भी इको सेंसिटिव जोन लागू होगा। जी, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को यही करना चाहिए कि जो एरिया है उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर भूलवश वो भूले भटके आ रहा है तो कहीं न कहीं खाने की तलाश में है या पानी की तलाश में है, दोनों चीजें हैं। अभी बारिश का सीजन था इस बार, लेकिन बारिश अच्छे से नहीं हुई है, तो जो वाटरफॉल ऊपर थे, पहाड़ों में थे, जहाँ पानी भरा रहता था, छोटे छोटे नालियाँ होती है, तालाब होते हैं, उनमें और झरने भी नहीं चले, तो पानी खत्म हो चुका होगा लगभग। तो वो ऐसी कंडीशन में बाहर आकर पानी की तलाश में आएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका सामना उनसे कम हो। आप ऐसे सुबह शाम, दोपहर में तो फिर भी उनका मूवमेंट बहुत कम होता है, ये भी रेस्ट करते हैं,
लेकिन सुबह शाम जब भी इनके मूवमेंट का टाइम हो, ऐसे समय में आप कम से कम बाहर निकले या ऐसे जगह पे जाने की कम से कम कोशिश करें जहाँ से इनका रास्ता होता है। यदि एक ट्रैक के जरिए चलते हैं, इनको भी एक आदत होती है ट्रैक पे चलने की, जैसे अपना एक पगडंडी का रास्ता होता है अपन चलते हैं, वैसे ही इनका भी एक पगडंडी का रास्ता होता है कि यहाँ मुझे पानी मिलेगा, यहाँ मुझे खाना मिलेगा। तो ये इस तरीके से उस ट्रैक पे चलने की कोशिश करते हैं। तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि आपकी मुठभेड़ उनसे कम हो, ताकि उसकी भी सुरक्षा रहे, वो अपने बचाव के लिए आप पे भी हमला नहीं करे। जी, क्या आप हमें बता पाएंगे कुछ नियम और योजनाएं हैं वन्य जीव संरक्षण को लेकर के? नियम और ये वाइल्ड लाइफ 1972 का एक्ट सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर। और योजना जो है कि अगर आपका सामना हो जाता है ऐसे कंडीशन में, जैसे मैंने माउंट आबू में स्लो क्लियर में किसी पे अटैक कर लिया था, तो ऐसे में एक्स ग्रेसिया राशि का मुआवजा होता है जो आपको आपके ऊपर अगर अटैक हुआ है, आपका कोई अंग भंग हुआ है या उस कैजुअलिटी में आपकी मौत हो गई है, तो आप गवर्नमेंट की तरफ से 24 घंटे के अंदर अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर दीजिए, वेटरनरी डिपार्टमेंट को खबर दीजिए और उसका एक पंचनामा बनता है। उसके बाद में आपको मुआवजा राशि उसके परिवार को आपको बिल्कुल मिलता है। लेकिन आप किसी वन्य जीव को जाकर उसकी सेंचुरी में जाके कोशिश करते हैं तो कुछ कंडीशन में मुआवजा नहीं भी मिलता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन पे मिलता है कि आपको किस तरीके से उसने अटैक किया। उसके साथ साथ में आपकी भेड़ बकरियां है, गाय मवेशी है, वो भी जाते हैं टेंशन में, उसको लेपर्ड ने उसको अटैक कर लिया है, खा लिया है या किसी टाइगर ने खा लिया है, तब भी आपको उनकी मुआवजा राशि पर भेड़ बकरी या जो भैंस है अलग अलग उसके पैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे, तो आपको मिलेंगे। बिल्कुल आपके हितों की सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट सोचती है। जी, तो वन्य जीवों की संरक्षण के लिए भी ऐसे नियम और योजनाएं भी है। जी, ओके, बहुत खूब अंजू जी। तो लास्ट में आप यूथ के लिए जो चाहते हैं कि वो स्नेक रक्षक बने, वन्य जीवों के रक्षक बने, तो उनके लिए क्या स्कोप है, कैसे बन सकते हैं कोई? जी बिल्कुल, अगर कोई जैसे वन्य जीव रेस्क्यूअर बनना चाहता है या वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ काम करना चाहता है या स्नेक के बारे में सीखना चाहता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी एक स्कीम निकली है जो अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग में भी लागू होगी कि गांव से या शहर से कुछ ऐसे वन मित्र बनाए जाए जो हमारे रेस्क्यू में सपोर्ट करे हमें। तो उनको सीखने का भी मौका मिलेगा और वन्य जीवों को बचाने का भी मौका मिलेगा। अन्य लोगों से वो जाके बात भी कर सकते हैं, तो टीम वर्क की भावना बन जाएगी। तो अगर ऐसा किसी को है तो वो नजदीक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं और जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म निकल के आप उसको फॉर्म फिल करके उनको दे सकते हैं। और एनजीओ भी चलते हैं ऐसे कुछ स्नेक रेस्क्यूअर के, जैसे मैंने जो सीखा है वो रक्षा फाउंडेशन से सीखा है जो जयपुर में चलता है। तो ऐसे ऐसे हर जिले में एक ना एक कोई रेस्क्यू का या स्नेक लवर का या स्नेक रेस्क्यू का एक एनजीओ बना हुआ होता है। अपने यहाँ पे स्टार्स नाम से बना हुआ है सिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जी, और अंजू जी, हमने सुना है कि आपने एक रिहाब सेंटर बनाया है और रेस्क्यू सेंटर बनाया है जहाँ पर आप प्राणियों को रखते हैं जिनको कोई तकलीफ हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, अभी बीच में मोर की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मोर के अंदर एक अलग प्रकार से डिसीज आ गई थी जिसमें वो तुरंत ही 2 दिन जिंदा रहते थे, उसके बाद में ऑफ हो जाते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दिन की 10-10, 15-15 कैजुअलिटी आ रही थी। ऐसे समय से यहाँ से सिरी ले जाना और सिरी में ट्रीटमेंट करवाना और सब ये बहुत भाग दौड़ वाली स्थिति पैदा हो रही थी। और छिंदवाड़ा के अंदर ऐसा कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं था। पहले दिन मैंने इसके लिए अप्लाई तो किया हुआ था हालांकि गवर्नमेंट को, लेकिन उसका बजट का आवंटन होना था। तो ऐसे में मैंने स्वयं डिसीजन लेकर हमारे उच्च अधिकारियों से संपर्क किया कि एक रेस्क्यू सेंटर मैं खुद निर्माण करना चाहती हूँ, जो बिना अभी सरकार की मदद से मैंने खुद तैयार किया उसको और उसका काम करवा के फिर उसको सीसी कैमरा कनेक्टेड कर दिया है मैंने, ताकि मैं दूसरे रेस्क्यू में भी जाऊं तो जो रेस्क्यू किया हुआ मेरे पास में वन्य जीव है उसकी मॉनिटरिंग में स्वयं बैठे बैठे कर पाऊं। उसके अंदर दवाइयों से लेकर सारी चीजें हमने मेंटेन कर रखी है। एक ही छत के नीचे बर्ड्स का है, वन्य जीव का है और सरीसृप का है। हम स्नेक को लाकर भी वहाँ पे आराम से रख सकते हैं, बॉक्स की व्यवस्था करी हुई है।
उसका उसको देखते हुए हमारे जो तत्कालीन होप मैडम थी, उन्होंने स्वयं आकर उसका इनोग्रेशन किया था और वो मॉडल पूरे राजस्थान में एक आइडियल मॉडल के रूप में सबको प्रेजेंटेशन दिया गया कि इस तरीके का मॉडल हर जिले के अंदर बनना चाहिए। और अभी हमने एक अल्सर का भी ऑपरेशन किया, उसके पीठ पे लग गई थी, थोड़ा कीड़े पड़ गए थे, तो ऐसे में उसका इलाज तो होता ही है, लेकिन उसका वातावरण हमने इस तरीके का किया है कि अगर उसके अंदर कोई वन्य जीव नहीं भी है और कोई भी बच्चा आता है या कोई आम पब्लिक भी आती है वहाँ पे, तो वहाँ आके पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा लेकर जाए, उससे जुड़ने की शिक्षा लेकर जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत खूब। आप आदर्श मॉडल आपने तैयार किया है, रिहाब सेंटर आपने बनाया है, लेकिन आप खुद आदर्श है हमारे सभी बहनों के लिए, सभी यूथ जो गर्ल्स हैं उनके लिए और सबके लिए, हमारे सिरोही जिले में और हमारे पिंडवाड़ा के क्षेत्र में सबके लिए आप आदर्श है। हम सब प्राउड करते हैं जब हम आपके बारे में सुनते हैं और आपको देखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू अंजू माई फ्रेंड। कितनी हौसला बढ़ाने वाली कहानी थी आज। प्रकृति के साथ दोस्ती की मिसाल थी ये कहानी। तो दोस्तों, आप भी बन जाओ ना वन रक्षक, और मैं भी आपका साथ दूंगी। मैं यानी आपकी नक्की। तो आज का सवाल है, पहली बार आपने सांप कब देखा था और सांप का नाम क्या था? हमें 9414151415 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बताएं और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्ते। यह श्रृंखला यूनेस्को, सेमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एसडीजी फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। नक्की कहती गोले की कहानी, सुनो सुनो नक्की की वाणी। वन्य जीवों की करो भाई रक्षा, पर्यावरण होगा तभी अच्छा। स्वच्छ प्रकृति स्वच्छ हो पानी, माउंट आबू की हवा सुहानी। अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ न काटना, रास्ते में जानवरों को कभी भोजन न बांटना। प्रकृति से न करो मनमानी, क्रोधित होगी चिड़िया रानी। सैर सपाटे का आनंद उठाओ, इधर उधर गंदगी ना फैलाओ। नक्की की तुम बात तो मानो, शुद्ध हवा का महत्व भी जानो। नक्की की अगर बात न मानी, फिर सहनी पड़ेगी बहुत ही हानि। नक्की कहती गोले की कहानी, सुनो सुनो नक्की की वाणी। सुनो सुनो नक्की की वाणी।